नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। बात मजदूरों की। वो मजदूर जिन्होंने देश की चमचमाती सड़कों और हाईवे को बनाया, वो खुद आज सड़कों पर हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन यही सड़कें इनके लिए जानलेवा साबित होने लगी हैं। आज सुबह 2 सड़क हादसों की खबर आई है, जिनमें कुल 14 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश के गुना में हाईवे पर ट्रक और बस की भिड़ंत हुई है, जिसमें 8 मजदूर मारे गए हैं। बस में सवार 54 अन्य जो लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये सभी महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे। वहीं यूपी से खबर आई मुजफ्फरनगर से, जहां पर रोडवेज की बस ने पंजाब से बिहार जा रहे प्रवासी मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी का भोपाल से। मध्य प्रदेश की जो खबर है अनुराग, वो दिल दहला देने वाली है। एक तरफ खाने पीने की दिक्कत, पैदल चलने की मुश्किलें और ऊपर से ये हादसों का शिकार हो रहे हैं। क्या कुछ हुआ अनुराग गुना में? देखिए, सुबह 3 बजे के आसपास यूपी ढाबा है गुना हाईवे पर, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर, और यहाँ पर अचानक से एक जो बस आ रही थी, ये ग्वालियर से अहमदाबाद जा रही थी। बस में सिर्फ ड्राइवर और क्लीनर बैठे हुए थे। इन लोगों ने ट्रक को टक्कर मार दी। ट्रक में 54 लोग, जो 54 मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के उन्नाव और बांदा के अलग अलग जिलों के अलग अलग गांवों के रहने वाले थे। इसमें 54 घायल हो गए हैं। 8 की इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, और जो बस का जो ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर है वो भाग गए हैं। तो कुल मिलाकर लगभग इसमें 70 के आसपास लोग थे जो इस दर्दनाक हादसे में 65 के आसपास जो इसके शिकार हुए हैं, और जो घायल है उसमें से भी कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने जिन लोगों की मौत हुई है उनके पोस्टमार्टम को अंजाम दिया जा रहा है, और उसके बाद जो घायल हैं उनकी भी जांच करके उनको उत्तर प्रदेश तक कैसे पहुंचाया जाए, इस बारे में और इंतजाम किए जा रहे हैं। अदिति जी अनुराग, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हम हमारे सहयोगी कमाल खान का रुख करते हैं, जो इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर में भी सड़क हादसा हुआ है, जहां पर 6 मजदूरों की मौत हो गई है। कमाल, उस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? नहीं, ये एक सरकारी रोडवेज की बस थी जो मुजफ्फरनगर से होके गुजर रही थी, और ये सारे मजदूर जो हैं बिहार के रहने वाले हैं, गोपालगंज के। ये पंजाब में मजदूरी करते थे, वहां से ये लोग पैदल गोपालगंज जा रहे थे। ये मुजफ्फरनगर जब पहुंचे हैं तो वहां पे एक रोहाना एरिया है, एक टोल प्लाजा पड़ता है, जो देवबंद को क्रॉस करने के बाद जो अगला इलाका है, वहां पे हमें लगता है कि शायद अंधेरा होने की वजह से और शायद बस तेज रफ्तार होगी। आजकल हाईवे पे गाड़ियां थोड़ा तेज रफ्तार इसलिए भी चलती हैं क्योंकि ट्रैफिक कम है, तो बस ने इनको कुचल दिया और बहुत बुरी हालत हो गई है जिनको कुचला है। कई सारे राहगीर उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने गाड़ियों को रुकवाया और लोगों को मदद करने की कोशिश की, अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस भी बुलाई। ये सारे लोग अस्पताल ले जाए गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि 6 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग उसमें घायल थे, जिनमें 2 लोग बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज करना मुजफ्फरनगर में उन्हें मुनासिब नहीं लग रहा था, लिहाजा उनको मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। शुक्रिया कमाल इस जानकारी के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति जो है इस वक्त मजदूरों की हो रही है, लेकिन सरकारी जो इंतजाम है वो बिल्कुल नाकाफी और नाकाम यहाँ पर साबित हो रहे हैं। तमाम नीतियां जो हैं वो इन मजदूरों के फिलहाल कोई काम आती नजर नहीं आ रही है। तो प्रवासी मजदूरों के संघर्ष की रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। घर वापसी के लिए जगह जगह वो जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। मुंबई में कल दोपहर बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बोरीवली रेलवे स्टेशन पर अपने परिवार और सामान के साथ जमा हो गए, जिनमें बुजुर्ग, छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। दरअसल किसी ने अफवाह फैला दी थी कि गोरखपुर के लिए ट्रेन जाने वाली है, और उसके बाद इस तरह की स्थिति जो है वो बोरीवली स्टेशन पर देखने को मिली है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ जुटी है। ऐसी तस्वीर मुंबई के कमाठीपुरा से भी आई, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जमा हो गए थे। ज्यादातर बिहार के रहने वाले हैं। उनका कहना था कि सब जगह के मजदूरों के लिए रेलगाड़ी निकल रही है, लेकिन हमारे लिए नहीं। और उसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर किया था, और उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब पुलिस को डंडे चलाने पड़े तब ये स्थिति वहां पर पैदा हुई है। रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का मुंबई से। सुनील, महाराष्ट्र के जो हाईवेज हैं वहां पर भी हमने तस्वीरें देखी, लेकिन ये जो 2 तस्वीरें थी, ये ऐसी स्थिति पहले भी पैदा हो चुकी है वहां पर। अब दो तस्वीरें निकल कर आई है कमाठीपुरा, बोरीवली की। ये स्थिति आखिर कैसे पैदा हुई और प्रशासन किस तरह से इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है?
दरअसल अदिति, ये वो मजदूर हैं प्रवासी जो कि अभी तक गए नहीं है या जिन्हें जाने का मौका नहीं मिला है। ये चाहते हैं कि जिस तरह से श्रमिक रेलवे निकाली गई है तो उसके जरिए जाएं, क्योंकि कई खबरें ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों में पैदल चलने से या ट्रकों में जाने से किस तरह से यातनाएं झेलनी पड़ रही है, और साथ ही उसमें पैसे भी ज्यादा लिए जा रहे हैं। तो इसी इंतजार में ये रहे हैं, और इन्होंने सभी लोगों ने अलग अलग पुलिस थानों में जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पे अपना फॉर्म भरा कर रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन कोई हफ्ते से है, कोई 10 दिन से इंतजार कर रहा है और उन्हें फोन नहीं आ रहा है पुलिस की तरफ से। तो ये पूरा रोज इकट्ठा हो जाते हैं, और कई कई हमने जगहों पे देखा कि पूरा अपना सामान लेकर घर परिवार के पूरे परिवार के साथ आ जाते हैं, इस उम्मीद में कि सूचना मिलेगी तो तुरंत बस में बैठेंगे और बस से उन्हें लेकर जाया जाएगा। उमूमन प्रक्रिया यह है कि पुलिस फोन जिसके भेजना होता है, पुलिस उसे फोन करके बुलाती है और उसी को आना होता है, और वही बस में बैठने की इजाजत होती है ताकि बाद में उसे रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा सके। लेकिन लोग इतने बेसब्र हो चुके हैं, इतनी उनकी समस्याएं बढ़ चुकी है कि अब वो इंतजार नहीं करना चाहते। एक एक दिन उनके लिए भारी पड़ रहा है, लिहाजा वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उठने का मौका मिले। इसीलिए जैसे भी कोई भी सूचना दे देता है, अगर वो झूठी भी हो तो भी वो उस पर यकीन। जैसे बोरीवली की जो घटना है कल की, कोई गाड़ी वहां से छूटने वाली नहीं थी, पुलिस ने भी सूचना नहीं दी थी, किसी एक दो ने कह दिया कि आज बोरीवली से गोरखपुर के लिए गाड़ी छूटेगी। तो हजारों की संख्या में जो मजदूर हैं अलग अलग इलाकों से, वो अपना सामान लेकर सपरिवार मतलब महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, बच्चे सभी वहां पहुंच गए। हालांकि घंटा 2 घंटा मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस को समझानी पड़ी, तब जाके लोग वहां से अलग हुए। तो यही हाल पूरे मुंबई का है, अलग अलग स्थानों का है। पाड़ा में हमने देखा कि बड़ी संख्या में कल मजदूर जमा हो गए थे, उन्होंने दबाव बनाया कि सब इलाकों के मजदूर भेजे जा रहे हैं, लेकिन हम बिहार वालों को क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो उन्हें समझाया गया, नहीं माने तो फिर लाठीचार्ज करना पड़ा। शाम को हालांकि नागपाड़ा के मजदूरों को, कुछ मजदूरों को भेजा गया, लेकिन वो भी लखनऊ के लिए ट्रेन थी। तो इस तरह से कोशिश हो रही है। पुलिस का इसमें कहना है सूची बना कर देते हैं, नोडल अधिकारियों के जरिए वहां के संबंधित राज्यों के नोडल अधिकारी को दी जाती है, लेकिन जब तक इजाजत नहीं मिलेगी तब तक रेलवे जो है गाड़ियां नहीं छोड़ती है, तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये प्रक्रिया में जो देरी हो रही है, जिसकी मुसीबत प्रवासी मजदूरों को झेलना पड़ता है। बिल्कुल, और ऐसी कई मुसीबतें वो झेल रहे हैं, कहीं डंडे खाने पड़ रहे हैं, कहीं वो छुप कर जा रहे हैं, कहीं हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारों के पास अभी भी उनके लिए कोई समाधान नहीं है। तो जैसे जैसे कोरोना मामलों की तादाद बढ़ती जा रही है, कुछ राज्यों में भी संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। बिहार की अगर बात करें तो जमुई में संक्रमित लोगों के मिलने के बाद राज्य के सभी 38 जिले जो हैं वो प्रभावित हो गए। बुधवार को 74 नए मामले सामने आए हैं और 953 तक पहुंच गई है अब कुल तादाद। और इस वक्त जो नए मामले आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर मामले बाहर से जो लौटे प्रवासी मजदूर हैं। लौटने वालों में जिनकी जाँच हुई उनमें से 6% के करीब जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। रुक कर रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, यहाँ पर बिहार सरकार के लिए कई चुनौतियां हैं, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और प्रवासी मजदूरों के चलते बढ़ रहे हैं, इंतजाम किस बात के हैं? क्योंकि अब ये स्वाभाविक सा लग रहा है कि जो नए मजदूर पहुंचेंगे वो उसमें से कुछ संक्रमित होंगे ही, भले ही वो गलती जो है किसी की भी हो यहाँ पर। अदिति, निश्चित रूप से ये बात साफ हो गई है कि जो प्रवासी आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग जो है वो एक तरह की खाना पूर्ति है। स्क्रीनिंग का अब कोई जो रेलवे स्टेशनों पे हो रहा है ये इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि लोग जब इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसका उपाय क्या है। राज्य सरकार का कहना है कि वो जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है और उसके बाद वहाँ पर उनकी रैंडम सैंपलिंग होती है, लेकिन सबकी टेस्टिंग संभव नहीं है। और अधिकांश जो लोग पॉजिटिव हैं वो एसिम्टोमेटिक हैं, जो जिनके कोई लक्षण नहीं है। तो जब तक अब टेस्टिंग नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक ये संख्या पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हाँ, बिहार की संख्या अभी तक जो रुकी हुई थी पिछले हफ्ते तक, अगर आपको याद हो तो ये 400 से 500 के बीच में था, लेकिन अब देखिए ये 1000 का आंकड़ा पार करने को आ गया है। तो बिहार की जो कहानी थी वो अब खुलकर सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार मान रही है कि उसे टेस्टिंग जो है वो फिलहाल 1900 की उसकी क्षमता है, जिसे बढ़ाकर 10,000 किया जाए। तो यहाँ केंद्र सरकार की भूमिका है कि केंद्र सरकार बिहार सरकार को कब तक आवश्यक जो भी इक्विपमेंट्स है वो दे दे, क्योंकि भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैट्रिजेज नहीं होने के कारण पिछले 3-4 दिनों से वहाँ पर जाँच का जो काम है वो ठप पड़ा हुआ है।
दूसरी बात और है कि ये जो ट्रेन से लोग आ रहे हैं उनको आप क्वारंटाइन सेंटर में लेके जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो खुद से अपने साधन से आ रहे हैं वो लोग सीधे अपने गांव में जा रहे हैं। तो आखिर इनको कौन ट्रैक करेगा? राज्य सरकार का कहना है कि फिलहाल उनकी उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग आ रहे हैं हमने कुछ लोगों से कल बात की थी, उन्होंने कहा कि हाँ, अगर उन्हें सरकार क्वारंटाइन सेंटर में रखना चाहे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे हजारों की संख्या में लोग हैं बिहार के अंदर भी जो सीधे अपने साधन से आ रहे हैं और अपने घरों में जाकर रह रहे हैं। अदिति जी, मनीष, संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बिहार सरकार जिस तरह की मदद की उम्मीद कर रही है केंद्र सरकार से, वो मिल पाई है या नहीं? क्योंकि यहाँ पर कम से कम सहयोगी दल हैं आपस में, तो शायद ज्यादा सहयोग की उम्मीद की जा सकती है। देखिए, दो चीजें हैं। एक जो इस पूरे कोरोना से संकट से निपटने के लिए इसका एक मेडिकल एस्पेक्ट है, जहां पे आपको जांच के उपकरण चाहिए, जांच के लिए आपको किट चाहिए। राज्य सरकार की जो अब तक की मांगे रही हैं उसका 30%, 40% केंद्र सरकार ने पूरा किया है, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे लगे कि डबल इंजन की सरकार है तो एक तरह से केंद्र सरकार बिहार को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। हाँ, एक बात सही है कि कल जो 1000 करोड़ जो रखा गया है, क्योंकि बिहार में अधिकांश क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं जहां पर लाखों की संख्या में लोग हैं, करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या 3 से 4 लाख लोगों की होगी। तो अब देखना है कि उस 1000 करोड़ में जो क्वारंटाइन सेंटर जो बिहार सरकार चला रही है, तो आखिर उसे कितनी आर्थिक मदद केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। लेकिन दो चीजें हैं। एक, जो लोगों का मूवमेंट है, आज आपने देखा एक्सीडेंट हुआ बिहार के लोगों को, वहां पर जो केंद्र सरकार की भूमिका होनी चाहिए थी, एक कोऑर्डिनेट करते, जैसे यूपी में लोग मरे हैं, तो यूपी में बिहार में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोनों राज्यों के सबसे बड़ी त्रासदी लोगों की यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं करते हैं। और जो लोग लौट के आ रहे हैं उनका कहना है कि अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की होती, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की होती या योगी आदित्यनाथ से उन्होंने बात कर ली होती, तो लोगों को पैदल और इतनी मुश्किलों का सामना करके ना आना पड़ता। अदिति, शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम आलोचनाओं के बाद भी नीतीश सरकार की तरफ से ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिनकी उम्मीद की जा रही है, या जो मजदूरों के लिए खासकर इस वक्त काफी साबित हो, उनको राहत देने वाले साबित हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही है नीतीश कुमार की सरकार। और इस वक्त खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 8000 तक जाने वाला है। और इधर गाजीपुर मंडी जो है वो अब परेशानी का सबब बन रही है। इसे 2 दिनों के लिए बंद करा गया है क्योंकि मंडी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंडी को फिलहाल सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि मंडी में तमाम लोग आते जाते हैं। ऐसे में अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो होगी वो मुश्किल भरा काम होगा। शरद शर्मा का रुख कर रहे हैं हम। शरद, पहले आजादपुर मंडी ने चिंता बढ़ाई थी और अब गाजीपुर मंडी से इस तरह के मामले सामने आ गए, और क्या खबर मिल रही है? देखिए, आजादपुर में करीब 17-18 मामले सामने आए थे, जिसके बाद भी आजादपुर मंडी को बंद नहीं किया गया, क्योंकि आजादपुर मंडी के अंदर जो लोग संक्रमित हुए थे वो व्यापारी थे या उनके संपर्क में आए लोग थे। लेकिन गाजीपुर मंडी जो है, यहाँ पर जो संक्रमित हुए हैं ये अधिकारी हैं। पहले डिप्टी सेक्रेटरी जो है गाजीपुर मंडी के, वो संक्रमित हुए, तो जो दफ्तर है एपीएमसी गाजीपुर का वो बंद किया गया था। लेकिन कल शाम रिपोर्ट आई कि जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं किसी मंडी के, वो संक्रमित हो गए हैं। तो उसके बाद फैसला किया गया कि पूरी मंडी को बंद करके सैनिटाइज किया जाएगा। ये इसलिए अहम है अदिति, क्योंकि हो ये रहा था कि एक तो आजादपुर मंडी दूर पड़ रही थी, वहां तक पहुंचने का साधन नहीं था। दूसरा, क्योंकि आजादपुर मंडी में संक्रमण फैल रहा था, तो बहुत से जो रिटेलर्स हैं वो आजादपुर मंडी जाने की बजाय गाजीपुर मंडी से सब्जी खरीद रहे थे। तो गाजीपुर मंडी के ऊपर अगर आजादपुर मंडी में सेल कम भी हुई थी
तो गाजीपुर मंडी में सेल इसलिए कम नहीं हुई थी क्योंकि जो खरीदार हैं वो यहाँ पर आ गए थे। तो पूरी ईस्ट दिल्ली और गाजियाबाद का ये कहा जाए कि सारा लोड जो था या पूरी सप्लाई जो थी वो इस मंडी से जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि ये मंडी बंद हो गई है 2 दिन के लिए, तो थोड़ी समस्या इस इलाके में, खासतौर से पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और जो गाजियाबाद का लगता हुआ इलाका है, वैशाली, कौशाम्बी, वसुंधरा, इंद्रपुरम, ये सारे इलाके हैं, यहाँ थोड़ी सी समस्या जो है 2 दिन के लिए देखने को मिल सकती है। कुछ दिन से ये लगातार रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि गाजीपुर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि ये जो केस आए हैं ये इससे अलग हैं क्योंकि वो खरीदारों के भीड़ की बात हो रही थी, ये अधिकारियों की है। लेकिन कुछ भी हो, मंडी फिलहाल बंद हो गई है, सैनिटाइज किया जा रहा है और परसों जो है मंडी अब दोबारा खुलेगी। जी शुक्रिया शरद इस जानकारी के लिए। तो मंडी में तमाम लोग आते जाते हैं, लेकिन जब इस स्तर के अधिकारी स्तर के लोग अगर संक्रमित हुए हैं तो ये भी चिंता का विषय है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फिलहाल की जा रही है, लेकिन 2 दिनों के लिए मंडी बंद रहेगी, उसके बाद की तस्वीर 2 दिनों के बाद साफ होगी। और एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो इस वक्त हो गया है टॉप न्यूज़ का। आपको हम दिखाते हैं वो टॉप न्यूज़ जो आप दिन भर देखना चाहते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर, एनडीटीवी इंडिया पर जाकर एक पोल होता है, उसमें आप चुन सकते हैं कि वो कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं, उसको हम दिन भर आपको एनडीटीवी पर दिखाएंगे। तो पहली टॉप न्यूज़ जो है वो WHO से जुड़ी हुई आ रही है, जहाँ पर अब WHO की तरफ से कहा गया है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस जो है वो कभी भी खत्म ना हो, जिसने और चिंता जो है वो बढ़ा दी है। दूसरी खबर है मजदूरों को लेकर, जिसमें 2 बड़े सड़क हादसे आज हुए हैं लौटते हुए मजदूरों की, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई है। एक हादसा उत्तर प्रदेश में और एक हादसा मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अब धीरे धीरे जिंदगी जो है वो सामान्य होने लगी है और खबर आ रही है कि रेलवे जो है जल्द ही कुछ और ट्रेनें जो हैं वो चला सकता है। उसमें मेल हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है और 22 मई से वेटिंग लिस्ट का जो टिकट होता है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, जहां पर वीडियो सुनवाई के लिए अब नया ड्रेस कोड जो है वो सामने आने जा रहा है। और राहत पैकेज जो है, जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है, अब टुकड़ों टुकड़ों में या कहें किस्तों में वित्त मंत्री जो है हर दिन उसका जो ब्रेकअप पैकेज है वो बताएंगे किस तरह से उसको कहां कहां दिया जा रहा है। और आज फिर वित्त मंत्री जो है इसका ब्यौरा देने जा रही। तो आप चुन सकते हैं वो खबर जिसे आप विस्तार से देखना चाहते हैं। और अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना महामारी के कारण कई अनूठे काम भी हो रहे हैं। त्रिपुरा में एक मैकेनिक ने लॉकडाउन में मिले खाली समय में बैटरी से चलने वाली ग्रीन बाइक बनाई है, जिसमें प्रधानमंत्री की जो 2 गज की दूरी की अपील है उसका भी ध्यान रखा गया है। इसमें ड्राइवर और पीछे बैठने वाले शख्स के बीच 1 मीटर की दूरी होगी। बाइक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मैकेनिक और यूट्यूबर 49 साल के पार्था साहा ने बैटरी से चलने वाली ये 2 पहिया बाइक तैयार की है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए ड्राइवर और पीछे बैठने वाले शख्स की सीट के बीच 1 मीटर की दूरी रखी गई है। সেই উপলক্ষে আমি এই বাইকটা সিদ্ধান্ত করেছি বানাবো, যার থেকে আমার যে পিছনে বসবে আমার মেয়ে ও আমার থেকে 1 মিটার দূরে যাতে থাকে। पार्था को इसे तैयार करने में 2 हफ्ते लगे। मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने के बाद पार्था ने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन पिछले 10 सालों में वो मैकेनिक का काम कर रहे हैं और 2018 से YouTube पर भी सक्रिय हैं। YouTube पर उनके चैनल टेक्निकल पार्था के 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिस पर वो गैजेट और मशीनों की मरम्मत का तरीका बताते हैं। ছোটবেলা থেকে এই কাজ করে করে এতটুকু যে এগিয়ে এসেছে তার জন্য আমি খুব গর্বিত। আর ওটা দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে ভবিষ্যতে এইভাবে দূরত্ব বজায় রেখে চলাটা প্রত্যেকেরই দরকার। लॉकडाउन खत्म होने के बाद पार्था ट्रांसपोर्ट विभाग में परमिट लेकर अपनी बाइक को सड़क पर उतारना चाहते हैं।